प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव जितने दिलचस्प हैं, उतना ही दिलचस्प रहा इन चुनाव प्रचार में माननीयों के शब्दों का चयन। वो चयन जो बिना सोचे समझे किया गया, जिसे लेकर खूब किरकिरी हुई, कभी मिली फटकार तो कभी हुई FIR। सुनिए और सुनते जाइए। कपटनाथ, कलंकनाथ, कमरनाथ, सेठ, बंगाली तो कभी मुंगेरी लाल, एक्टर बने तो कभी भूखे नंगे, जलेबी, पकोड़ा, शैंपेन, नारियल तक तो ठीक, पर इन उपचुनाव में एंट्री हुई पूतना, रावण और काल नेमी राक्षस। कभी पुकारा गद्दार, बिकाऊ टिकाऊ तो कभी चुन्नू मुन्नू। पूछा गया नरा तो गाड़ देने और लाश बिछाने से भी नहीं किया गुरेज। कहलाए प्रवासी पक्षी तो कभी ऐसे भी शब्द जो सुनाए नहीं जा सकते। चुनाव बार बार आएंगे, नेता जनता के बीच भी जाएंगे, लेकिन क्या अपने कहे पर राजनेता भी होंगे शर्मिंदा? क्या होगा उनको भी पछतावा? क्या बदलेगा बोलने का सलीका? और अब नहीं गिरेगी भाषा की मर्यादा। न्यूज डेस्क IND 24। आपका हर विकास का कार्य करेगा और ये विश्वास आपका सेवक, आपका बीज आपको देता है कि ये मात्र ट्रेलर है। अभी पिक्चर तो शिवराज सिंह जी और हम आपको उस चुनाव के बाद दिखाएंगे। कमलनाथ जी यहाँ आते हैं, अशोकनगर में आए ना, और कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा मैं करता हूं। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए कान खोलकर। नमस्कार, चुनाव के रंग हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो उपचुनाव की जंग लगातार देखने को मिली। अलग अलग तरीके से प्रत्याशी चुनाव प्रचार करते नजर आए। चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो रंग दिखे हैं वो बड़े दिलचस्प थे। इसमें किसी ने भाषा की मर्यादा को लांघ दिया तो किसी को अपनी जुबान पर काबू ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, बार बार नोटिस थमाए गए, लेकिन बावजूद उसके ये रुकने पर नहीं आया और फिर कार्रवाई होती है, छीन लिया जाता है स्टार प्रचारक का दर्जा और उठते हैं इस पर भी सवाल। लेकिन कैसा रहा उपचुनाव का ये पूरा दौर, इसे समझेंगे और कोशिश करेंगे कि समझ सकें कि इन 28 सीटों पर आखिर होने क्या कुछ वाला है। हमारे साथ प्रबंध संपादक मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनोज सैनी जी, और उनसे समझेंगे कि कैसा ये पूरा उपचुनाव रहा। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने हर पहलू को समझा है, जनता के बीच आप गए थे, क्या लगता है 28 सीटों के इस रण में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी शह होगी और किसकी मात होने के चांसेस हैं? देखिए, सह और मात की बात करना तो अभी नाज़रीन ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 दिन और बचे हैं जिसमें डोर टू डोर प्रत्याशी पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन ये सच है कि 2004 से मैंने पहला शुरुआत की थी, जब चुनाव का मौका मिला था। उमा भारती जी पहली बार जब चुनाव मैदान में आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद से कई चुनाव कवरेज करने का मौका मिला, लेकिन ये वास्तव में बहुत अलग है, क्योंकि ये चुनाव ऐसा है कि इस चुनाव में हर किसी के चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। ये चुनाव ऐसा है जिसमें कोरोना की जंग लड़ी जा रही थी और कोरोना के जंग के बीच में सियासी जंग थी, पर यह सियासी जंग बहुत अलग थी। यहाँ भाषाई मर्यादा लांघी गई, हर चुनाव में ये देखने को मिलता, लेकिन ये चुनाव इसलिए भी अलग है कि यहाँ भाषाई मर्यादा लांघना नहीं, बल्कि हमें लगता है कि आज के अंतिम दिन तक ये सब दिखाई देता रहा। ये चुनाव इसलिए भी अलग है कि 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव होते थे, किसी कारणवश किसी का देहावसान हो जाए या वो सीट खाली हो जाए तो ये देखने को मिलता था, लेकिन इस बार की राजनीति बदली,
सरकार बदली, सत्ता बदली, और सभी के लिए, चाहे शिवराज जी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कमलनाथ हो, सबके लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव। हर किसी को ये लगता है कि ये चुनाव कहीं ऐसा ना हो कि हम जीते या हम हारे, जो भी जीतेगा जो भी हारेगा। लेकिन बहुत अलग है, प्रचार का तरीका बहुत अलग था। एक तरफ एक अकेले कमलनाथ थे और एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही थी, बड़े नेता सब मैदान में थे। धीरे से दिग्विजय सिंह अंतिम दौर में दिखाई दिए हैं, अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि प्रचार में सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले अकेले कमलनाथ रहे, बाकी उनके साथ अलग अलग सचिन पायलट भी दिखाई दिए, विवेक तनखा साहब दिखाई दिए, या फिर एक जो संत हैं वो भी दिखाई दिए जो कांग्रेस के साथ लगातार मंच पर आए। पर ये चुनाव इसलिए भी अलग है कि ये चुनाव एक नई इबारत लिखने जा रहा है। के संदर्भ में इस पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करें और कांग्रेस के लिए, तो क्या लगता है आपको कि ये चुनाव कांग्रेस को खुद की ही कसौटी पर कसने का है? क्योंकि संगठन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपके संगठन में कमजोरी है। न सिर्फ प्रदेश संगठन की बात करें बल्कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके नेतृत्व की क्षमता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अकेले कमलनाथ ही पूरी टीम को लीड कर रहे थे, अलग अलग पद उनके पास हैं और उन दायित्वों को लेकर भी विपक्ष में जिस तरीके से खलबली की बात आई, कई बार आया कि टकराव की स्थितियां हैं, और इस पर भाजपा तंज कसने से बिल्कुल नहीं चूकी। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है, लेकिन जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो अपनी कसौटी पर खरा उतरने का मौका तो पहले खो दिया कांग्रेस ने, और इसीलिए तो आज ये दिखाई दे रहा है कि हम उपचुनाव में आकर खड़े। हालांकि इस बीच में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हम छोड़कर चले गए। लेकिन जब 28 सीटों पर IND24 पहुंचा, हम पहुंचे, तो हमें लगा कि विकास की बातें कम है, बाकी बहुत कुछ था पर्दे के पीछे जो धीरे धीरे कर चुनाव में आया, लोगों की जुबान पर सुनाई दिया। हर कहीं जहां हम बात कर रहे थे अपने कार्यक्रम के जरिए लोगों से बातें हो रही थी, तो वो भी दिखाई दिया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है ये। और यदि वापसी होती, यदि कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही, कमलनाथ जी, कल भी सज्जन वर्मा हमारे साथ थे तो वो कह रहे थे कि 28 सीटें हम जीत रहे हैं, उसके पीछे बाकायदा वो ये भी बता रहे हैं कि हमारा सर्वे ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ये भी जिक्र कर दिया कि RSS का सर्वे ये कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्साह में कहीं कमी दिखाई उसमें नहीं दी। शिवराज जी तो हमेशा अपनी एक मेहनतकश व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी चुनाव हो, वो तो नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के, तो उसमें पार्षद के चुनाव में तक गलियों में घूम लेते हैं। तो इस बार तो एक अलग मौका था, और अंतिम दौर में बीजेपी को भी कहीं शायद ये लगा। तो आपको याद होगा कि करीब 1 हफ्ते पहले यह तय किया गया था कि चुनाव के अंतिम दिनों में शिवराज जी कम से कम 28 सीटों पर एक बार और चले जाएं। तो इसका मतलब यह था कि शिवराज को लोग पसंद कर रहे हैं। शिवराज को लोग पसंद ना पसंद तो जनता की पता चल जाएगी 3 तारीख को। लेकिन आकाश, क्या लगता है, जिस तरीके से आखिरी दौर में भी पूरा जोर लगाया गया है, दिग्गजों ने भी स्टार प्रचारक के तौर पर जनता से अपील तो की है, लेकिन उस अपील का असर कैसे नजर आएगा जब मुद्दे नदारद थे, एक दूसरे को सीधे चुनौती जरूर दी जा रही थी? जैसा कहा जाता है, कहावत भी है कि MC अजब है, सबसे गजब है। तो इसी तरीके का नजारा इस बार बाई इलेक्शन में देखने को मिला है, जहां पर दोनों ही दल विकास की बात जरूर शुरुआत जब शंखनाद हुआ था चुनावी प्रचार का, उस दौरान देखने को मिला था। लेकिन बाद में जो है विकास की बात कहीं पीछे रह गई। बात जो है आरोप प्रत्यारोप की हुई, एक दूसरे को नीचे दिखाने की हुई, अमर्यादित भाषा की हुई। यही कारण है कि बाई इलेक्शन के रण में इस बार काफी कुछ राजनीति जो है इस तरीके की अभी तक जो मध्य प्रदेश के इतिहास में देखने को नहीं मिली थी, कुछ उस तरीके की राजनीति इस बार देखने को मिली, जहां पर दोनों ही दल के नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने के साथ साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए। लेकिन इसका कितना प्रभाव या इसका कितना नुकसान अब बाई इलेक्शन के चुनाव परिणाम में या मतदान के दिन जनता जब वोट करने पहुंचेगी तब होने वाला है। क्योंकि जनता बात करें, कोरोना संकट के कारण पहले ही सारी चीजें काफी बदली हुई थी और ऐसे में माना ही जा रहा था कि वर्चुअली ही जो है पूरा जनसंवाद का कार्यक्रम होगा। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक हुआ देश कोरोना के बाद, उसके बाद इलेक्शन जैसे जैसे इलेक्शन का रंग और इलेक्शन का पारा चढ़ा, उसके बाद जो है एक्चुअल में भी जो है राजनीतिक पार्टियां सरजमी पर उतरी। राजनीति का पारा जो है वो इन दिनों लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनोज सर, आप क्योंकि लगातार संपर्क में रहे हैं, आपने प्रत्याशियों से सीधे चर्चा की है, जन समर्थन, लोगों का झुकाव, लोगों के मुद्दे आपने देखे, क्या लगा आपको? जो बात हो रही थी मंच से, जमीनी जरूरत क्या लगी आपको? देखिए, ये बात सच है कि जब आप चंबल ग्वालियर में पहुंचते हैं तो आज भी वही सब दिखाई देता है जो वर्षों पहले रहा करता था। ना तो कई गांव में आज भी सड़क है, पानी की आप देखिए कि कुछ गांव तो मुझे ऐसे भी मिले जहां पानी का मुद्दा आज भी, खेचू कहते हैं हेडपंप को, तो वहां मुद्दा यही था कि मेरे घर में खेचू लग गया, इनके घर में खेचू क्यों नहीं लगा? क्योंकि एक खेचू यानी एक हेडपंप के जरिए करीब पूरे मोहल्ले के लोग होते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा वहां दिखाई दिया। यानी बिजली पानी की जो हम बात किया करते थे, कई गाँव में जब हम रात को पहुंचते थे, OP
ओपी भदौरिया जहां से चुनाव लड़ रहे हैं महगांव से, मैं खुद जब उनसे मिलने उस गांव में, एक गांव था खिरिया गांव, जब वहां पहुंचे तो रात में वो खुद मोबाइल की टार्च लेकर दिखाई दिए। तो ये समझ आ रहा था कि हम विकास के जो दावे बड़े बड़े मंच से दावे किए जाते हैं वो कहां है वो विकास। उस बीच में हमने देखा सरकार कांग्रेस की भी रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 15 महीने रही है, पर चुनाव के ठीक पहले ऐसा लगा जैसे विकास की गंगा फिर बहने लगी है। अब वो विकास की गंगा सड़क पर आएगी कि नहीं, चुनाव के बहाने तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन एक और अच्छी बात ये रही है, जैसा कई दफा होता है कि आपने मन से घोषणा कर दी, क्या वो काम की शुरुआत होगी, पर जो जो घोषणाएं शिवराज जी ने इस बार की थी, जब लोगों से बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि क्या ये दिखाई दे रही है या सिर्फ घोषणा में तब्दील हो जाएगी, जैसा आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, तो लोगों ने कहा कि नहीं, काम शुरू हो गया। कई जगह सड़कें बनती दिखाई दी, कई जगह सड़कों के गड्ढे भरते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि कई दफा चुनाव अच्छे भी होते हैं, कम से कम विकास के जो दावे वादे होते हैं इस बहाने ही सही कुछ तो जनता को मिल जाता है, जनता के पाले में जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फैसला लिया है वो लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उनके समर्थकों ने। तो सीधे तौर पर अगर प्रतिष्ठा की बात करें, यहाँ पर बात करें ग्वालियर चंबल की, जहां से 16 सीटें आती हैं और एक निर्णायक भूमिका में ग्वालियर चंबल नजर आता है इन उपचुनावों में, जहां पहले कांग्रेस की स्थिति 2018 के विधानसभा चुनावों में बेहतर थी। तो क्या लगता है आपको, पहले जो कांग्रेसी थे अब वही बीजेपी में शामिल होकर जनता के बीच हैं और इधर कांग्रेस मुकाबिल खड़ी हुई है, तो ये दिलचस्प जो एंगल है इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पिछली दफा जब 2018 के चुनाव चल रहे थे उसमें कैंपनिंग यानी जो चार्मिंग लीडर थे वो थे सिंधिया, और उसी सिंधिया के नाम पर ऐसा लोग कहते हैं, नाराजगी भी कई दफा दिखी कि हमारा चेहरा दिखाया गया, हमारे जो महाराज उनको आज भी कहते हैं कई लोग। लेकिन धीरे धीरे कर सिंधिया जी का जो कुछ जगह ग्राफ बढ़ा भी है, कुछ जगह ग्राफ गिरा भी है। तो ये एक बड़ी चुनौती सिंधिया के लिए है। प्रतिष्ठा का चुनाव सबसे ज्यादा यदि किसी चंबल ग्वालियर में दिखाई दिया है, जब लोगों से भी बात हुई है, तो वो सिंधिया के लिए है, क्योंकि उन्होंने जिस वादे के जरिए, वही विकास के नाम पर वो आए कि मैंने कहा कि विकास करिए, उन्होंने कहा सड़क पर आ जाइए, तो मैं सड़क पर आ गया। लेकिन आज जो कल जिस तरह से उन्होंने बोला, जो उनकी नाराजगी दिख रही थी, भाषाई शैली में कई दफा ये भी समझ आता है कि कितना गुस्सा है, कितना आपके अंदर नाराजगी है उस बात को लेकर कि आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। तो हर व्यक्ति से जब बात हो रही थी तो कई जगह इसका विरोध भी देखने को मिला कि सिंधिया जी का फैसला गलत था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे महाराज ने ठीक फैसला किया कि जब आप उनकी बात ही नहीं मानेंगे, हमने तो वोट किया था सिंधिया के लिए। पर ये मानकर चलिए जो आप कह रहे हैं कि इस बार क्या होगा, तो आपने याद होगा कि जब कभी हम चुनाव की चर्चा किया करते थे किसी चुनाव के अंतिम दौर में, जैसे आज बैठे हैं, तो हम ये कहते थे कि सत्ता की चाबी तो मालवा के हाथ में होती है, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी चंबल ग्वालियर के हाथ में है। और ये बहुत ही दिलचस्प रिजल्ट आने वाले जो हमने फील्ड पर जाकर देखा है। आप और हम या अन्य लोग जो महसूस कर रहे होंगे वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जब सामने होंगे तो निश्चित मानकर चलिएगा नाज़रीन एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, इतिहास नया होगा और अपने आप में अनोखा ये उपचुनाव भी होने वाला है। आकाश, ग्वालियर चंबल के पास है सत्ता की चाबी और ऐसे में योजनाओं की भी बात हो रही है, अगला पिछला जो हिसाब किताब है उसे भी जनता के बीच ले जाया गया। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि ये बड़ा फैसला जो लिया गया है, सिंधिया जी ने जिस तरीके से समर्थन दिया है भाजपा को और किसानों की बात की, और अब भी कर्ज माफी जैसे मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस को जवाब देने में मुश्किल पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल नाज़रीन, सत्ता की चाबी जो है ग्वालियर चंबल से ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के पास आने वाली है, लेकिन किसी एक पार्टी के पास ही ये चाबी जाएगी और उसका फैसला बाय इलेक्शन का परिणाम करेगा, यहाँ का मतदाता करेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दल बदल हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थित विधायकों के साथ विधायकी छोड़कर पद से इस्तीफा देकर एकाएक बीजेपी में शामिल हुए और उसी का कारण रहा कि मध्य प्रदेश में ये बाय इलेक्शन हो रहा है। और हमने देखा है कि इन बाय इलेक्शनों में जो है विकास की बात तो की गई, लेकिन जिस तरीके से किसान, अन्नदाता किसान को लेकर बार बार सियासत देखने को मिली है और कहीं ना कहीं कर्ज माफी का मुद्दा जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच लेकर गई थी, किसानों के बीच लेकर गई थी, वो मुद्दा जो है एक बार फिर से जो है इस बाय इलेक्शन में जरूर शुरुआत में देखा गया और इसको लेकर जो है दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हुए नजर आए। साफ तौर पर बीजेपी ने यहाँ पर किसान कर्ज माफी को न सिर्फ मुद्दा बनाया बल्कि बार बार कांग्रेस से सवाल भी पूछा कि 2 लाख तक का कर्ज किस किसान का माफ किया, कांग्रेस ये बताए। वहीं कांग्रेस के तरफ से भी जो है इसको लेकर जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लेकर आए गए हैं उसको लेकर जो है बीजेपी की घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर हम बाय इलेक्शन की बात करें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग सख्त नजर आया है और आज के बाद क्योंकि अब चुनावी प्रचार थम गया है, ये भी समझना होगा क्योंकि अब से जो समय है यहाँ पर बूथ मैनेजमेंट का जो काम है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है अब बूथ मैनेजमेंट पर बैठने वाले कार्यकर्ता की रहने वाली है। जो मोहल्लों में लोग रहते हैं बीजेपी या कार्यकर्ता के, बीजेपी या कांग्रेस के,
उन लोगों की रहने वाली है कि वो किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक क्योंकि है, अब चुनाव ठीक है प्रचार हो आकाश, नहीं आपने सकता। जो कहा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मनोज सर, जी। बूथ को लेकर अगर हम बात करें, बूथ का मजबूत होना, पन्ना प्रभारियों को जिम्मेदारी देना, अपना रोड मैप तैयार करना, और आखिरी वक्त में अगर देखा जाए 28 सीटों पर भाजपा संकल्प पत्र लेकर आती है, जैसा कि पहले कांग्रेस 2018 में वचन पत्र लेकर आई थी, अभी कुछ बिंदु एड ऑन करने के साथ ही यहां पर आपको ऐसा लगा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस थोड़ा आगे चल रही थी, चाहे वो घोषणा पत्र लाने की बात हो, प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात हो, उनके नाम को आगे लाने की बात हो? देखिए, ये ठीक है कि जब घोषणा पत्र या वचन पत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जरूर उसमें आगे दिखाई दी है, लेकिन हम यदि बीजेपी को देखें तो बीजेपी उसमें आगे दिखाई दी है। जब एक दौर ऐसा भी आया था जब ऐसा लगा था कि शायद प्रचार का माध्यम वर्चुअल होगा, तो एक्चुअल प्रचार में भी भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में प्रचार कर लिया था जब कोरोना का संकट भी दिखाई दे रहा था। तो हम देख रहे थे कई जगह शिवराज जी ने शुरुआत कर दी थी जब संकल्प लिया था इस बात का कि हमें 28 सीटें जीतना है। तो ये जरूर है, ये दिखाई दिया है, लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है। इस चुनाव में अब ये नहीं है कि कौन पहले और कौन बाद में, क्योंकि बाद की जो स्थितियां बदली है, चुनाव के ठीक एक हफ्ते पहले हम जो रंग देख रहे थे, जिस रंग का हमने शुरुआत की है, हाँ। तो ये रंग इस तरफ दिखा रहा है कि दोनों पार्टी बड़ी मुसीबत में है, मुश्किल में है, क्योंकि मतदाता को कोई समझ नहीं पा रहा। मतदाता क्योंकि उपचुनाव बहुत कांटे का है और जीतने और हारने की दोनों ही दलों में जिस तरीके की होड़ दिख रही है, एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने की बात है। तो यहाँ पर हम रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी दोनों दलों के मैदान संभाले हुए थे। रणनीति आपको कैसी दिख रही है, क्योंकि उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है मध्य प्रदेश में, ये बहुत ही अलग तरह का चुनाव। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जहां तक उपचुनाव में जो रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी में जानी जाती कि बूथ मैनेजमेंट बीजेपी को आता है। हमेशा हर चुनाव के 3 दिन पहले ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा अमूमन चर्चा होती है कि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो चुनाव के 3 दिन में वो सब करती है जिसकी जरूरत होती है चुनाव के अंतिम दौर में, तो बीजेपी वहां चलती है। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है, जैसा आप कह रही हैं कि पन्ना प्रभारी, एक एक पन्ने पर कांग्रेस की नियुक्तियां। मैं मानधाता का आपका जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि बड़ी दिलचस्प सीट है वो, और वहां हमने देखा कि कांग्रेस ने जो तैयारियां की है, कांग्रेस की जो रणनीति है, तो वो उसको समझने का प्रयास किया। तो हमें लगता है कि कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं है। और जब आप जैसे जैसे आज से जो घर घर पहुंचने की जो बात हो रही है कि प्रत्याशी पहुंचेंगे या जिस बार्ट के जो लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे अपने आप में तैयार करेंगे। एक और आपको दिलचस्प पहलू बताना चाहूंगा इस चुनाव की, जिसकी चर्चा होना भी चाहिए। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जातिवाद जमकर चला है। आप जब मैं चंबल ग्वालियर में जब हम जा रहे थे तो अलग अलग एक गांव, जोरा विधानसभा के गांव में हम पहुंचे थे, तो जब महिलाओं से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं ये तो नहीं कहूंगा किस पार्टी का उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि हम तो ठाकुर हैं और हमें क्या लेना देना विकास से, हम तो ठाकुर को वोट करेंगे। दूसरी तरफ अब गए तो कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हमें क्या लेने देना, हम तो वहां करेंगे एक दूसरी विधानसभा की। तो इसका मतलब ये है कि वहां जातिवाद आज भी अभी, और दिमनी उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे तो वो दिखाई भी देगा कि आखिर है क्या, क्योंकि वहां जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि संबंधित विधायक ने मुकदमे दर्ज कराए उस दौर में दलित के नाम से, ये सब तमाम तरह की चीजें, और ये मुद्दा बहुत हावी खासकर चंबल ग्वालियर में दिखाई दिया है। तो आप मानकर चलिएगा कि बूथ को साधना, राजनीति में चुनाव का होना, सत्ता का दलबदल होना और लगातार ये घटनाक्रम का चलता रहना, ये देखते आए हैं और इन उपचुनावों में कुछ खास और ज्यादा हावी नजर आया है। लेकिन एक और नई बात जो मनोज जी यहाँ पर देखने को मिली है वो ये है, आरोप है कांग्रेस का बीजेपी पर खरीद फरोख्त का। ये मुद्दा जनता के बीच बहुत ज्यादा पहुंचाया गया है, बिकाऊ टिकाऊ की बात को जनता के बीच पहुंचाया गया। यानी आपको नहीं लगता कि विकास वाली बात या फिर आपने जो परेशानी देखी कि पानी, बिजली, सड़क, ये भी अभी मुद्दे हैं, लेकिन इससे अलग निकल गया ये उपचुनाव? यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जैसे जाति का आपसे जिक्र किया, ये चुनाव बिल्कुल अलग है। यहाँ विकास की सिर्फ बातें मंच से हुई है, लेकिन विकास की चर्चा आम लोगों के मन से नहीं हो रही थी। मंच से हो रही थी लेकिन मन से नहीं हो रही थी, क्योंकि जब लोगों से चर्चा कर रहे थे तो बात कर रहे थे टिकाऊ बिकाऊ की, वो बात कर रहे थे किसने किसको धोखा दिया। कांग्रेस कह रही थी कि हम गद्दार नहीं है, वो गद्दार है, वो कह रहे थे ये गद्दार है, तो गद्दार है, टिकाऊ बिकाऊ, ये तमाम तरह की चीजें। और इसीलिए मतदाता से जब जानना चाह रहे हैं तो मतदाता खुलकर नहीं बोल रहा था। कई जगह तो बोला, उसने खुलकर कहा, एक वोट की कीमत तक लगा ली, बोलते कि 5400 रुपए का एक वोट गया है तो हम क्यों किसी को वोट करें। या उन्होंने कहा कि ये गलत आरोप है, पैसा किसी ने लेते हुए देखा क्या, 35 करोड़ किसको दिया, तो क्या कोई वहां कोई है ऐसा व्यक्ति। तो कई जगह जब हम चर्चा करते तो आपने भी देखा होगा कि चर्चा के बीच में अपने आप लोग आ जाते थे तो एक दूसरे से लड़ने लगते थे। अच्छा, वो लड़ने में कोई ये नहीं कहता था कि साहब मेरे यहाँ ये सड़क नहीं है, मेरे यहाँ बिजली, जब भी हम पूछते थे अरे साहब छोड़ो विकास को छोड़ो, ये चुनाव तो बहुत अलग। तो बिल्कुल आप सही कह रही है, इसमें एक एक बूथ को अब साधने की जरूरत है। बीजेपी कांग्रेस
कांग्रेस दोनों को। अब बूथ मैनेजमेंट में कौन आगे निकलता है, हमें लगता है वही आगे की तस्वीर तय करेगा। जो सह और मात की आप बात कर रहे थे, कौन इस सियासत में अलग दिखाई देगा। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं चुनाव के रंग को। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। हमारे साथ पवन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, स्वागत है सर। नमस्कार सर, उपचुनाव के प्रचार के दौरान कई तरह के रंग देखे, कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल देखा। वो जनप्रतिनिधि जो नजीर हैं जनता के बीच में, लेकिन खुद को काबू में नहीं रख सके। आरोप प्रत्यारोप में गद्दार और तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन आपकी नजर में ये उपचुनाव 28 सीटों का मध्य प्रदेश में कैसा देखते हैं? देखिए नाज़नीन जी, हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक चुनी हुई सरकार पहली बार गिरते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने देखा होगा। और जहां तक 1-2 सीटों पे जो उपचुनाव होते थे, ये चुनाव बड़ी मात्रा में 28 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, वो हमें लगता है कि लोकतंत्र में एक अलग विषय है, जनता को सोचने का विषय है। और जहां तक जो आरोप प्रत्यारोप की बात जो आपने की है, इसमें निश्चित रूप से इस बार चुनावी मर्यादा जो है वो गिरी है। जो भाषाई जो जिस तरह की इस्तेमाल हुई है, ये बिल्कुल हमें लगता है कि दोनों ही दलों के लिए अच्छी नहीं है। आने वाले चुनावों में जिस प्रकार की और अपन जो देखने को मिलता है कि भाषा कहाँ तक सीमाएं लांघेगी, क्योंकि कहीं कुत्ता बोला जा रहा है, कहीं दूसरे आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, और वो लोग प्रयोग कर रहे हैं जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से राजनीतिक मर्यादाएं जो है सर कि ये सोचने का विषय है 28 सीटों पर, क्योंकि उपचुनाव है। 1-2 सीटों पर देखे हैं चुनाव, लेकिन उपचुनाव में 28 सीटें होना ये सोचने का विषय है। क्या आपको लगता है कि किसी भी दल ने जनता को सोचने के लिए मौका ही नहीं दिया, क्योंकि अलग ही दिशा में इस उपचुनाव को मोड़ दिया गया? ऐसे आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी कि जनता भूल गई कि हमें क्या चाहिए? निश्चित रूप से नाज़नीन जी, क्योंकि 28 सीटों पे एकदम से चुनाव होना जनता में अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और दूसरा विषय ये है कि जो मुद्दे थे, वो मुद्दे जब चुनाव में कोई पार्टी जाती है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो पार्टी मुद्दों पे अपना संकल्प पत्र जारी करती है, प्रदेश स्तर पर उसमें विकास कार्यों का लेखा जोखा होता है। लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ कि 28 सीटों पे अलग अलग संकल्प पत्र पार्टी ने घोषित किया, सत्तारूढ़ पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी सी विचलित दिखाई दी, क्योंकि उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। जितने भी लोग जो कांग्रेस से आके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े होके उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। विकास की कोई अवधारणा नहीं थी, केवल सत्ता हमें कैसे बचाना है और कैसे हमें सत्ता में आना है, इस बात को लेकर ये चुनाव जो है वो नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर। मनोज जी, ये बिल्कुल सही बात है कि सत्ता में कैसे आना, और विचारधारा की जो बात कही है ये एक बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप आज किसी और दल के साथ हैं, लेकिन अगले ही दिन आपका दल बदल जाता है, आपकी विचारधारा बदल जाती है, तो जनता के बीच इसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दोनों जगह इसका प्रभाव था, कार्यकर्ता पर भी इसका प्रभाव था, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो बरसों से किसी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है या कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, वो थोड़ा सा नदारद था। और शायद इसी बात की चिंता बीजेपी के अंदर दिखाई भी दे रही है। धीरे धीरे कर अंतिम 2-3 दिन में जब हमने देखा कि संघ और संगठन दोनों के लोग नजर आने लगे, तो इसका मतलब ये था कि बीजेपी इसको समझ पा रही थी कि अब हमें आना पड़ेगा मैदान में और समझना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि जो लोग जिनको आगे होना चाहिए था वो पीछे हो गए, और नए जो कार्यकर्ता है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। जो सिंधिया के समर्थक थे अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो वो बीजेपी कमल नाथ की बात ना करते हुए कमल की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से एक अलग तरह का है, अलग तरह का चुनाव है। बिल्कुल आकाश, इधर देखा जाए तो भाजपा है, संघ भी है, ये कहा जा रहा है कि मिलकर यहाँ पर चुनाव को जीतने की रणनीति है, लेकिन इधर कांग्रेस में अकेले कमलनाथ। कैसा दिखा ये पूरा मुकाबला, क्योंकि अब तो प्रचार थम गया और आखिरी वक्त में जब उनसे दर्जा भी छिन जाता है स्टार प्रचारक का। जी बिल्कुल, कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर नाज़नीन हम बात करें तो कांग्रेस जो है पूरे चुनाव कांग्रेस ने साइलेंट मोड पर नजर जो है लड़ा है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में ही पूरा चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। पार्टी का चेहरा कमलनाथ थे। लगातार जब ग्वालियर में रोड शो हुआ था उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम हुए, चुनावी सभाएं हुई, हालांकि स्टार प्रचारक जरूर अन्य राज्यों के भी आए, कई कांग्रेस के बड़े नेता भी आए, लेकिन कमलनाथ का ही चेहरा एक ऐसा चेहरा था जिसके जरिए जो है सत्ता में कमबैक करने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही थी। और यही कारण है कि जब स्टार प्रचारक के रूप में कमलनाथ पर को जो है
स्टार प्रचारक की सूची से निर्वाचन आयोग ने हटाया, उसके बाद कांग्रेस के सुर भी मुखर थे और उसके बावजूद भी लगातार कमलनाथ जो है अंतिम दिन आज भी और कल भी जो है रोड शो करते हुए नजर आए, चुनावी सभाएं लेते हुए नजर आए। और जिस तरीके से लगातार जो कमलनाथ की स्ट्रेटजी थी कि 4 महीनों तक कांग्रेस कर क्या रही थी, कांग्रेस कर ये रही थी, अब समझ में आ रहा है बीजेपी को भी, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ अभी भी ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो 28 विधानसभा चुनाव के परिणाम होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, उनको पूरा विश्वास भी है। क्योंकि खुद जब हमने पीसीसी चीफ कमलनाथ से बातचीत की तो उन्होंने इस बात का दम भी भरा था कि कांग्रेस जो है सत्ता में लौट रही है और 10 तारीख के बाद जो 11 तारीख होगी वो कांग्रेस की होगी। चलिए, तो बिल्कुल इस आकाश, ये तो आश्वासन कहा के जा पीछे सकता है कि भरोसा जो है वो दोनों दलों की तरफ ही दिख रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी। अगर कैसे देखा जाए, जब तक आखिरी बॉल तक भी जो प्लेयर है वो ये नहीं कहता कि मैं इस बॉल पर छक्का मारूंगा या नहीं मारूंगा, भले हार जीत हो या ना हो, निर्णायक हो वो बॉल या ना हो, लेकिन यहाँ चुनाव में और राजनीति में कुछ अलग ही दिखता है। और ऐसे में जैसा आकाश कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आश्वासन से, बहुत ही ज्यादा जोश से भरे नजर आ रहे हैं कमलनाथ, तो ये माना जाए कि कांग्रेस के पास तो सारा दारोमदार उनके कंधों पर डाला गया है, ऐसे में वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, जाहिर है कि वो भरोसे में नजर आएंगे। देखिए, कोई है भी नहीं कांग्रेस के पास। यदि आप दिग्विजय सिंह को चेहरा लेकर आते हैं तो दिग्विजय सिंह जैसे ही आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाती है और वो याद दिलाने लगती थी 2003 की, इसलिए बहुत ही अंतिम दौर में उनको लाया गया सामने। हालांकि जो कल हमारी वरिष्ठ नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरी रणनीति अंदर से कमलनाथ दिग्विजय सिंह मिलकर कर रहे थे, वो बैठे हुए थे कहीं और वो बता रहे थे कि हमें क्या करना। कमलनाथ का चेहरा लाने का मकसद यही था कि 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है, कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही, लेकिन जनता के बीच में भी कोई ऐसा निगेटिविटी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच्चाई है, बोलने में कोई उसको वो नहीं है, कोई ऐसी निगेटिविटी नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मौका कम मिला है। हर जनता का हर व्यक्ति ये कहना चाह रहा था, लेकिन 15 साल वर्सेस 15 महीने ये चुनाव था और इसमें किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना पड़ेगा कि जैसा आप कह रही थी कि खेल के मैदान में चलिए, चुनाव के रंग है, देखे हम सब ने, लेकिन अब देखना है अंतिम दांव जो जनता के पाले में जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखना चाहिए कि चुनाव के रंग तो देख लिए हैं, लेकिन अब परिणामों की बारी है। इंतजार करना होगा 3 तारीख का और उसके बाद 10 तारीख को परिणाम तय करेंगे कि किसने कितनी ताकत झोंकी और कौन कामयाब रहा जनता का दिल जीतने में। मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए IND 24 के साथ।